नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है, उसको लेकर के कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी नेता का बयान आया है, उसने न सिर्फ महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ये भी बीजेपी की सोच को उजागर किया है। आपको बता दें, रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने एक बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर के, सड़क से कनेक्ट करते हुए बयान दिया था, जिसके बाद हो हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस के तमाम जो कांग्रेस के हैं, वो इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी की इसको जो चेहरा है, चरित्र है, महिलाओं के प्रति जो सोच है, उसको लेकर के बातें कह रहे हैं। उसी कड़ी में जो मुरादाबाद से जो सांसद हैं रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आपको अच्छी सड़क बनानी है, बनाइए, लेकिन इस तरीके से महिलाओं को लेकर के गलत बयानबाजी नहीं कीजिए। ये बयान सुनाते हैं आपको रुचि वीरा का, समाजवादी पार्टी सांसद है, उनके बयान को सुनिए आप। समाजवादी पार्टी की सांसद है रुचि वीरा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं, वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, वो अशोभनीय है और महिलाओं के सम्मान के प्रति जो उनकी सोच है, वो साफ साफ उजागर होती है। उनके बयान को आपको सुनाएंगे और कैसे किस तरीके से रुचि वीरा ने जो बीजेपी नेता है, उनकी महिला विरोधी सोच को लेकर के उन पर तल्ख टिप्पणी की है। उनके बयान को सुनिए आप, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को नेता को घेरा है उनके बयान को लेकर के। आपको बता दें कि जिस तरीके से अवैध का अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के जो योगी सरकार है वो सख्त है और अवैध अतिक्रमण जिस किसी ने भी कर रखा है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो गरजा और उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। वो तस्वीरें आपको कन्नौज से दिखाएंगे, जैसे जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध अतिक्रमण पर, जो उसका मैरिज हॉल था, उसके पिछले हिस्से पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है और बुलडोजर से उसके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। आपको तस्वीरें दिखाते कन्नौज की, समाजवादी पार्टी के नेता के जो इलीगल जो अवैध अतिक्रमण था, उस पर कार्रवाई जो की गई। तस्वीरें अभी ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिस पे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। सर, किस मोहल्ले में ये जगह मौजूद है? किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? ये नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है और ये बालापीर गौरी शंकर रास्ता है। यहाँ पे जो है रास्ते को जो बना हुआ था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, रास्ता बंद कर लिया गया था। इसी संदर्भ में नगर पालिका द्वारा रास्ता द्वारा से जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी, देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर अच्छी सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाएं, लेकिन एक महिला के बारे में इस तरह से कहना, ये मतलब बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अच्छी सड़कें बनाएं आप, ऐसे तो पूरे मुल्क के अंदर गांव-गांव में सड़कें तोड़ के डाल दी इस सरकार ने टंकी बनाने के, उससे ना तो टंकियों में पानी आया है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। और एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे, तो ये मतलब बिल्कुल ओछा बयान है। मतलब
समझ ही रहे हैं किस तरीके से क्या है, वो तो भाई दुखद है। मुझे भी तकलीफ है और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ है। इस तरह की जो ये जो मॉब लिंचिंग की जो परंपरा इस सरकार में शुरू हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। तो ये चीज सांसद रुचि वीरा जो ये साफ कह रही थी कि सड़क अच्छी बनानी तो बनाइए, लेकिन इस तरीके से महिलाओं का अपमान मत कीजिए। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता है, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी है दिल्ली में, ऐसे में इस तरीके का अशोभनीय बयान दे करके महिलाओं का सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी और उनके नेता। साफ साफ तल्ख टिप्पणी की उन्होंने, क्योंकि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। आपको बता दें कि कौशाम्बी से भी एक खबर आ रही है जहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की बात सामने आ रही है। एक दूध डेयरी में केमिकल के भंडारण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो दूध डेयरी संचालक है, वो चंद रुपयों के लिए आम जनता की जो जान है वो जोखिम में डाल रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिला अधिकारी ने उस दूध डेयरी के जांच के आदेश दिए हुए हैं। किस तरीके से केमिकल युक्त दूध लोग पीने को मजबूर हैं और कैसे कुछ रुपयों के लिए जो डेयरी संचालक हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आप कौशाम्बी की। ये तस्वीरें देख रहे थे, पौष्टिक आहार के रूप में बच्चे हो या बुजुर्ग सभी लोग लेते हैं और इस तरीके से अगर केमिकल का यूज किया जाएगा तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग ये सोच करके लेते हैं, दूध का सेवन करते हैं कि उनकी जिंदगी में उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अगर इस तरीके से केमिकल युक्त का दूध का अगर वो सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे जो संचालक है, दूध डेयरी संचालक या ऐसे कोई भी कारोबारी व्यवसायी है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ सभी सहयोगी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और हम आज की जो बड़ी खबरें उनके शहर की है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है अवनीश आज की? अखंड जी, सबसे पहले तो जो ठंड का सितम चल रहा है उसको लेकर के जानकारी दे दें कि इस समय जो है ठंड कानपुर में बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आने वाली ट्रेनें हैं, क्योंकि बड़ा स्टेशन यहाँ पर है कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर कई जगह से ट्रेनें आती हैं, तो लगभग 125 ट्रेनें जो हैं इस वक्त देरी से चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। वही एक जो दो दुखद घटनाएं हैं जो कि दर्शकों को ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे कानपुर नगर के 2 जवान हैं जो अलग अलग दुर्घटनाओं में शहीद हो गए, जिनके पार्थिव शरीर 3 दिन बाद में आज कानपुर पहुंचे हैं, जिसमें से एक पवन यादव हैं, एक सुधीर यादव हैं। जो सुधीर यादव हैं वो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। वही पवन यादव की जो गाड़ी थी वो पलट गई थी, जिसमें दोनों जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। कानपुर के एक छोर पे एक जवान रहता था और कानपुर के दूसरे छोर पे एक जवान रहता था, तो दोनों कानपुर में दोनों जगह पर एक गमगीन माहौल है। जो नेता हैं वो लगातार इन दोनों जगह पर पहुंच रहे हैं, पहुंच करके जो है उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। जो लगभग मंत्री यहाँ पर प्रतिभा शुक्ला है, वो आज शिवराजपुर में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर सुधीर पवन यादव का जो है शव पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कानपुर के लिए एक बड़ी क्षति भी है और देश के लिए भी बड़ी क्षति है। जो इस वक्त का जो माहौल है कानपुर का, कहीं ना कहीं गमगीन देखने को मिल रहा है। पवन अखंड। बिल्कुल अवनीश, आप सही कह रहे हैं। पूरे देश के लिए ऐसी क्षति है जो शायद अब कभी इसको हम भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और इस तरीके से अप्रिय घटना में उनकी शहादत हो जाती है। ऐसे सच्चे जवानों को हमारे आईबीसी के सभी साथियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे दिन रात कड़ी ऐसी स्थिति में वो जवान डटे रहते हैं कि जिससे हम और आप सुरक्षित रह सके। अवनीश, एक सवाल ये भी है आपसे कि ठंड का कहर लगातार जारी है और इस ठंड में कई लोगों की जान जा रही है। क्या कुछ ऐसे आंकड़े कानपुर से भी निकल करके सामने आ रहे हैं क्या, जो ठंड में जिसकी वजह से जिन लोगों की जान गई है?
देखिए कानपुर शहर में लगभग 3 से 4 लोगों की मौत की जो है बात अभी तक सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि हार्ट अटैक के जो है मामले अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते हैं, जिसको लेकर के फिलहाल जो यहाँ पर कार्डियोलॉजी अस्पताल है, उसमें पूरी सुविधाएँ की गई हैं। एक अच्छी बात ये है कि अखंड हम अपने दर्शकों को ये भी बताएँगे कि एक राम नाम की एक यहाँ पर किट भी तैयार की गई थी कार्डियोलॉजी के द्वारा, जिसमें कुछ बहुत ही सस्ती दवाइयाँ थी, जिसमें से लगभग जिनकी कीमत 4 से 5 रुपए कही जाए। तो उन दवाइयों का उपयोग करके जो है लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जिसको लेकर के बहुत पहले जो है कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को बताया था कि कुछ इको स्प्रिन या इस तरीके की कुछ दवाइयाँ हैं, जिनको लेकर के उस समय पर हम जो है जो हार्ट अटैक की घटना है उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो ठंड को लेकर के लगातार जो आंकड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से कानपुर में भी कहीं न कहीं जो है आंकड़ों का जो सिलसिला है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। प्रशासन चाह रहा है कि इस तरीके की जो घटना है ना हो। लगातार जो है लोगों को बताया भी जा रहा है कि वो कैसे सुरक्षित रहें। लेकिन क्योंकि ठंड के जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये जो ठंड है वो घातक बनती नज़र आ रही है। बिल्कुल अवनीश, सभी को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा हो सके गर्म कपड़ों से अपने शरीर को ढकने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इस कड़ाके की ठंड में कई ऐसी बातें सामने आ रही है और मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब आधिकारिक आंकड़े फिलहाल अभी नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की सितम जारी है, कहीं न कहीं लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ आदर्श बताइए, अवनीश कुछ कहना चाह रहा है, बताइए। अखंड जी, एक खबर और है जो महत्वपूर्ण है, वो भी हम आपको बता दें कि कानपुर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहने वाले हैं। एक जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसके द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, लगभग 56 विधायक, महिला विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगी, जिसमें से किसी भी दल को महत्व नहीं दिया गया है कि किसी विशेष दल का ही विधायक रहेंगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 56 विधायक, महिला विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगी, जिसको लेकर के एक एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर आज जो बाहर के विधायक हैं, उत्तराखंड के जो विधायक हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे 3 बजे और उसके बाद में यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, जिसके बाद कल का जो शेड्यूल है उसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की कहीं ना कहीं जो है आखिरी में जो समापन उनके द्वारा किया जाएगा। तो एक महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश में पहला कार्यक्रम जो है कानपुर में किया जा रहा है। खंड बहुत अच्छी पहल है और अगर इस तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए इस तरीके के कार्यक्रम समय-समय पे होते हैं, जिससे महिलाओं को और भी चीजें मिले और निकल के सारी चीजें आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज की हरदोई से? अगर जी मैं बताना चाहूँगा कुंभ को लेकर जो है यूपी सरकार लगातार सजग है। मैं इस समय जिलाधिकारी जी के ऑफिस में खड़े हैं और सर मुझको अभी सर 2 मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि जिलाधिकारी जी अभी हमारे साथ लाइव आने वाले हैं। तो जब तक आप और रिपोर्टर को लाइन पर ले लीजिए, हम अभी सर 2 मिनट का समय मांगते हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है आदर्श, आप कंटिन्यू करिए, हम अपने अभी दूसरे सहयोगियों के साथ स्क्रीन पे जुड़ते हैं। हमारे जो दूसरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं उनको स्क्रीन पे लिया जाए। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, बता दें आपको रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 जनवरी 1921 को 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में एक जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, वो वैसे ही सेम एक कांड यहाँ पे भी हुआ था और इसमें सैकड़ों किसानों को अंग्रेजों ने एक साथ खड़ी करके गोली मार दी थी। और ये मामला पूरा जो हुआ था मुंशीगंज में स्थित है, शहीद स्मारक बनाया गया है और वहीं पे भारत माता का मंदिर भी बनाया है उन्हीं की यादों में। और ऐसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 7 जनवरी 1921 की याद में रायबरेली के डीएम, पुलिस अधीक्षक और भी जो जितने भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं रायबरेली जिले के, वो वहां पहुंचते हैं और एक दिन पहले मतलब 6 जनवरी को सई नदी में वहां पे उनको दीपदान किया जाता है दीप के उसके साथ। और हमारे पास कुछ तस्वीरें भी होंगी लास्ट नाइट जो दीपदान किया गया, हम चाहेंगे अगर एक बार प्ले हो जाए। और ये बहुत बड़ा कांड रहा है रायबरेली में। ये जलियांवाला बाग हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूसरा जलियांवाला बाग क्यों, क्योंकि सैकड़ों किसानों को एक साथ गोली मार दी गई थी और उसमें अखंड नदी जो है बगल में, वहां पे जब ये हुआ था तो सई नदी है और ये सई नदी जब हम प्रयागराज होकर जाए, लखनऊ टू प्रयागराज हाईवे है, वहां नेशनल हाईवे वहां पे पड़ता है।
वही सई नदी पूरा खून से लहूलुहान हो गई थी। 1921 की ये घटना है। उसी की याद में वहां पे जो है जो जिला अधिकारी हैं, एसपी हैं और भी जो अधिकारी हैं, एडीएम प्रशासन प्रशासन जितने भी अधिकारी आला अधिकारी आते हैं रायबरेली जिले से, वो हर साल 1921 को याद करते हैं। 7 जनवरी 1921 को, और वहां जाते हैं और उनको दीपदान किया जाता है और वहां पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और अखंड ये बहुत और सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी या कोई भी बड़ा नेता हो, सांसद राहुल गांधी अभी जब जीते थे चुनाव अपना, तो वो जब अचानक औचक निरीक्षण उन्होंने एम्स का किया था, तो उसी रूट पे ये पड़ता है मुंशीगंज, तो वो वहां पे भी गए थे, उन्होंने भी ये श्रद्धांजलि किसानों को अर्पित करी थी। तो ये उसके नजरिए से बहुत राजनेताएं भी वहां जाते हैं। आज की डेट वहां पे प्रोग्राम भी रखा गया है, जो आरडीए की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, रायबरेली की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो ऐसे वहां पे लोग जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, ये बड़ा मामला है। एक साथ सैकड़ों किसानों को गोली मार दी गई थी और अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था, 1921 की घटना है। और इसको याद करके लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत माता मंदिर भी वहीं पे बनाया गया है छोटा सा, और उसको लेकर कई सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। जी अखंड, हम कहेंगे वो तस्वीरें हैं अगर हमारे पास, तो तस्वीरें अगर दिख जाएंगी तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जो आला अधिकारी हैं वहां पे, उन्होंने रात को वहां पे दीपदान भी किया, और ये कुछ जो गए थे उन लोगों ने भी उनको श्रद्धांजलि वहां पे दी, और आज इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, वो तस्वीरें भी चलेंगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी भी दिल्ली में, उन्होंने एक बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर के। कांग्रेस बहुत तल्ख टिप्पणी करी। लखनऊ में भी ऐसे ऐसे पोस्टर्स शौचालय में लगाए गए हैं और बहुत सारी चीजें लिखी गई है। क्या रायबरेली में भी इसको लेकर के कांग्रेस के जो नेता है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं? क्या कुछ कर रहे हैं वो वहां पर? देखिए सर, जैसा आपने कहा कि अभी यहाँ पे फिलहाल जो है ऐसा उससे कोई तथ्य नहीं ली गई है, इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ आया होगा, लेकिन मीडिया में अभी मीडिया की तरफ से या मीडिया को आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं और जिले के जिलाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर 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 आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले आपके जिम्मेदारियों में और आपने क्या कुछ सुधार के लिए हरदोई के लिए किया है, कुछ हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जनपद हरदोई एक अच्छा जिला है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है ये, लगभग 50 लाख की आबादी है इस समय, और लखनऊ मंडल में आता है ये। लखनऊ राजधानी से सटा हुआ जिला है। कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही उपजाऊ जमीनें हैं यहाँ की। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और काफी बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल होने की वजह से यहाँ कृषि उत्पादन बहुत अच्छा है। तीनों प्रकार की फसलें ली जाती हैं। विकास की अगर हम बात करें तो आज की तिथि में यहाँ 99 किलोमीटर की लंबाई में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और शाहजहांपुर से लखनऊ को कनेक्ट करने वाली रोड जो शाहाबाद और हरदोई की तरफ से निकलती है, हरदोई के बीचों बीच निकलती है, उसकी फोरलेनिंग का काम चल रहा है। साथ ही साथ शाहाबाद, बेटा गोकुल और हरदोई मुख्यालय पर रिंग रोड की व्यवस्था की जा रही है। इस समय बाईपास बन रहा है, तो आने वाले समय में हरदोई का चतुर्दिक विकास हो रहा है। संडीला यहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ नगेटा रोड और मल्लावा में लघु औद्योगिक इकाइयां बहुत सारी संचालित हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इस समय सवाईपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो रहा है। जमीनें वहां की ली जा चुकी हैं और सेकंड फेज में बिलग्राम में भी स्थापित होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ और हरदोई की सीमा पर टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा की जा चुकी है, और टेक्सटाइल पार्क भी अगले कुछ समय में वहाँ विकसित होता हुआ सभी लोगों को दिखेगा। तो कुल मिलाकर इस समय हरदोई विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, और आने वाले समय में हरदोई एक बहुत ही विकसित होने वाला जनपद के रूप में स्थापित होगा। सर, जिला अधिकारी होने के नाते सर आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं सर? क्योंकि जिस तरीके से जिला अधिकारी के ऊपर बहुत लोड होता है, पूरे जिले की कमान होती है, सर आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जैसा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है, जन समस्याओं का निस्तारण। वो उसे हम सबसे सर्वप्रथम लेते हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटी का है। आने वाली जो हमारी जन सामान्य पब्लिक है, जो लोग हैं,
उन्हें निराश न होना पड़े, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका हम गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण करा सकें। दूसरे जो उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश हैं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। साथ ही साथ जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, उसके लिए हम लगातार यहाँ प्रयासरत हैं। सर, जिलाधिकारी हैं आप और आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरीके से रोजगार के अवसर को लेकर के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने की बात की जा रही है, सर किस तरीके की पहल की गई हरदोई जिले में? सर आवाज आ रही है मेरी देखिए, जब आपको? उद्योग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जी जी लोगों जी। को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, इस समय 250 से अधिक औद्योगिक इकाइयां संडीला क्षेत्र में कार्यरत हैं और मल्लावा क्षेत्र में लगभग 5000 छोटी छोटी इकाइयां कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से इन औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है और आने वाले समय में हमारे यहाँ करीब करीब 9800, लगभग 10,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिसमें से लगभग 150 के आसपास की जीबीसी प्रस्ताव हमारे रेडी हैं और लगभग 50% वो धरातल पर इस समय दिखने शुरू हो गए हैं। तो जब औद्योगिक निवेश होगा और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों का यहाँ आकर के अपने प्लांट्स, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे तो स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो सेवा योजन विभाग है हमारे उत्तर प्रदेश शासन का, वो लगातार जो तकनीकी शिक्षा है उसके माध्यम से भी रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में रोजगार को और अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। सर, ठंड बढ़ रही है, लगातार ठंड का सितम जारी है। इसको देखते हुए किस तरीके के निर्देश आपने दिए हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को? आदर्श, आवाज आ रही है? नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, नेटवर्क कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, जैसा कि आपसे सवाल था कि जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं और प्रत्याशी भी हैं दिल्ली में बीजेपी के, और 2 बार के सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके हैं, प्रियंका गांधी को लेकर के जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, कांग्रेस के नेता यहाँ पर हमलावर हैं और समाजवादी पार्टी के भी नेता हमलावर हैं। क्या रायबरेली में कुछ ऐसा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखा जा रहा है या उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं वहां पर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रायबरेली में गांधी परिवार का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जैसा आपने भी कहा, क्या यहाँ से कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस कमेटी की तरफ से या नहीं? अभी फिलहाल उससे कोई कांग्रेस की किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, किसी तरह कोई बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली शाम तक वेट करेंगे और वो डेफिनेटली उस पर प्रतिक्रिया आएगी। क्यों? क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार आज लगभग कई वर्षों से जुड़ा हुआ है और रायबरेली के लिए सांसद राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी है, तो डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया 100% आएगी। और आज जैसे मैंने बताया आपको कि ये शहीद स्मारक का जो यहाँ पे किया जा रहा है, उसमें जिलाधिकारी और डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली और भी आला अधिकारी, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार और भी है जो राजस्व के देखते हैं, मैडम अमृता, ये भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी 1921 में, जैसा पूरे देश में, और बड़ा दुख की घटना थी। इतने सारे लोगों की वहां पर जान जाती है, इस तरीके से वहां पे आला अधिकारी वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दुखद और एक ऐसी घटना थी जिसे कभी भी इतिहास के पन्नों से हटाया नहीं जा सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं स्मारक के पे जिस तरीके से आला अधिकारी पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, पूरा देश देखेगा। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से, और बताएंगे भी कि क्या कुछ हुआ था। जैसा भी आपने बताया है कि 1921 में 7 जनवरी को क्या कुछ घटा था, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात भी थी। शायद इसीलिए उस दिन को याद किया जाता है और आज के इस दिन को विशेष रूप से बनाया भी जाता है और श्रद्धा सुमन उन तमाम जो लोग उसमें शहीद हुए। देखिए, उन्होंने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं किया और अपनी लड़ाई वो लड़ते रहे और ऐसे सैकड़ों किसानों को एक साथ लाइन में खड़ा कर करके उन्होंने जो है
उनको गोली मारी, और गोली मारी तो वो नदी का पानी पूरा लाल हो गया खून से। 1921 की ऐसी दुखद घटना रही जिसमें सैकड़ों किसान एक साथ शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने नतमस्तक, ये इंडिया है और हम और हमारा जो देश है वो गुलामियों की जंजीर में उस समय जकड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों के सामने घुटने अपने नहीं टेके, और उसका परिणाम उनको जो है अपनी शहादत देकर जो है निभाना पड़ा। और रायबरेली के लिए उन्होंने बड़ी शहादत दी, सैकड़ों किसानों को एक साथ गोली मार देना, ये कहीं से भी रायबरेली कभी भी इसको भूल नहीं पाएगा उनके बलिदान को। और उसी उसको लेकर के 7 जनवरी हर बार 7 जनवरी को जो है ये उनको शहीद स्मारक पे वहां पे जो है श्रद्धांजलि और सुमन अर्पित किया जाता है। बिल्कुल इंद्रवीर, उनके बलिदान को न सिर्फ रायबरेली बल्कि पूरा देश नहीं भुला पाएगा, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने ना सिर्फ घुटने टेके, ना उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हमारे जो अंग्रेज थे उसके मनोबल को तोड़ने के लिए जो भी कुछ हो सकता था उन्होंने किया। अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान गवा भी दी, लेकिन वो उन्होंने अपने सिर नहीं झुकाए उनके सामने। और यही आजादी के लिए कितनी संघर्ष की कहानी, जो वीर गाथाएं हैं वो हमारे इतिहास में दर्ज है, और उसी वीर गाथा में ये भी रायबरेली का इतिहास भी दर्ज है। और शायद 7 जनवरी 1921 को जो घटना घटित हुई उसी के लिए पूरा देश आज श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता है रायबरेली के उन तमाम वीरों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने उसूलों पर खड़ा रहना उचित समझा, घुटने नहीं टेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र आज की? अखंड देखिए, खबर एक ही है, और कल ही मैंने आपको बोला था कि प्रतापगढ़ पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, कि राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, और शाम तक उदाहरण भी आ गया उसका। देखिए शाम तक पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो विजुअल चला दे। रात का विजुअल है, दिन का विजुअल मैंने इसलिए नहीं दिया कि रात के विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं यातायात के। देखिए आप किस तरीके से इन लोग गाड़ी उठा रहे हैं, पहले उसको देखिए, समझा जाए, फिर आगे बात किया जाता है। बिल्कुल अखंड, देखिए पूरा विजुअल अगर आप भी समझ सके हो ना समझ सके हो, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए रात का विजुअल है, और ये रही रस्सी मेरे से आधे हाथ ऊपर है, थोड़ी सी रस्सी ऊपर है। रात का विजुअल है, प्रयागराज से गाड़ी आई थी, और कल गुरु पूर्णिमा था, प्रकाश पर्व था, वहां पे आगे चौक में जाम लगा हुआ था, फैमिली थी साथ में, और बगल ही रेस्टोरेंट था। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां से ये गाड़ी उठाई गई, मेरे आंखों के सामने ये गाड़ी उठाई गई है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फैमिली थी, 2 बच्चे थे, वो सुल्तानपुर के लिए जा रहे थे। वो बच्चों को केक खिलाने के लिए बगल बेकरी में लेके जाते हैं, केक खिलाते हैं, और उसी बीच आते हैं तो इनकी गाड़ी पुलिस लाइन के लिए रिजर्व हो चुकी थी, ऑलरेडी जा चुकी थी। काफी परेशान होते हैं, और जहां से गाड़ी उठी थी मात्र 50 मीटर पे कोतवाली थी। कोतवाली वो लोग पहुंचते हैं तो वो लोग कहते हैं कि एक बार आप लोग यातायात पता करिए। 8:30 बजे, 8 से 8:30 बजे रात की ये घटना है। और मैंने कल भी ये कहा था कि इस रस्सी का कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप यहाँ पे रस्सी बांधे। जब ये गाड़ी उठ के चली गई, मैंने यातायात के प्रभारी से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए भाई साहब, रस्सी बांध दी गई है, और जो है अगर इससे बाहर कोई भी गाड़ी लगाता है रात के 9 बजे तक, तो हम लोग गाड़ी उठाने का काम करेंगे, चालान करेंगे, और उसको सीज करेंगे। ये बताइए आप भाई साहब, रस्सी रात में किसको दिखाई देगी, यही क्लियर आप कर दीजिए कि आज रात के आजकल तो 5:30 बजे से दिन ढलना शुरू हो जाता है। ज्ञानेंद्र, रस्सी तो
दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी वो अलग विषय है, लेकिन आप बता रहे हैं रस्सी आपके भी ऊपर है। और अगर आपकी हाइट है उस हाइट के भी ऊपर है, तो एक बात बताइए कि अगर गाड़ी जो होती है वो अमूमन क्या होती है कि हाइट उसकी कम होती है तो रस्सी के नीचे भी आ जाएगी, तो ये बैरिकेडिंग कैसी है? और बैरिकेडिंग करने का ये तरीका जो अनोखा जो तरीका निकाला है प्रतापगढ़ की ट्रैफिक कमान संभालने वाले लोगों ने, उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सही बात है। आपने कल बोला था राजकीय सम्मान और राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए, सवाल ये है कि अगर मार्केट बनाया है आपने तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? जिसने दुकानें खोली है उसने पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की है? सड़कों पर अवैध गाड़ियां खड़ी होती है, ठीक है, अगर कोई सामान खरीदने जाएगा तो गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा? पार्किंग की जो व्यवस्था को लेकर के क्या जो जिले के अधिकारी हैं वो लोग उसको लेकर संजीदा नहीं है, या फिर उन्होंने कोई रोड मैप तैयार ही नहीं कर रखा है? इस तरीके से रस्सी के सहारे वो जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको चलाने की सोच रहे हैं वो। आखिर देखिए, मैं आपको साफ तौर पर दिखा दूं, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये यही यही प्लेस था जहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से वो गाड़ी उठाई गई। अब ये देखिए रस्सी ये बांधी है और तार का जंजाल सामने है, तार का पूरा जाल फैला हुआ है। आप एक चीज बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आता, वो भी बाहरी, मैंने कल भी बोला था आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर यातायात प्रभारी सीओ सिटी एडिशनल एसपी और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार अगर ये सुन रहे हैं तो ये आप बता दीजिए, इस तार के जंजाल में पहली बात तो बाहरी आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे नो पार्किंग है। दूसरी बात ये आती है कि आप ये बताइए, बाहरी आदमी अगर आके गाड़ी खड़ी करके चला गया है तो आप जब चालान करते हैं तो उसमें पूरा एड्रेस निकलता है, मोबाइल नंबर तक रहता है, तो आप एक बार बाहरी नंबरों को तो कम से कम कॉन्टेक्ट तो करने का प्रयास कर सकते हैं। कल उस फैमिली के साथ 2 बच्चे और लेडीज और एक जेंट्स, वो दोनों लोग थे, बगल ही बेकरी थी, आगे चौक में जाम लगा हुआ था, वो लोग जाम के कारण आगे नहीं गए क्योंकि पुलिस रोक रही थी। कल भोपिया महू से ही पूरी ऑफ कर दिया गया था, प्रयागराज से आने वाली गाड़ियां डाइवर्ट कर दी गई थी, वो रानीगंज होते हुए जो है कोरोल निकाला जा रहा था, सुल्तानपुर निकाला जा रहा था। वो लोग ये बताइए, वो लोग केवल बच्चों को केक खिलाने के लिए गए थे, उसके बाद आप आते हैं गाड़ी उठा के लेके चले जाते हैं, तकरीबन 9 बजे तक वो पूरा परिवार परेशान रहता है, तब जाकर उनको पता चलता है कि हमारी गाड़ी पुलिस लाइन के रिजर्व पुलिस लाइन भेज दी गई है, यातायात वालों ने सीज कर दी है। बताइए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जो बिल्कुल सही बात है। परिवार अगर बाहर से आया है और बाहर से आया हुआ परिवार है और वो अपनी फैमिली के साथ, अगर उसको सड़क पर कोई जगह दिखे कि गाड़ी खड़ी करके हम अपने बच्चों या अपने परिवार के साथ जा करके कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि दुकानों के सामने इस तरीके से लोगों को लगता है कि कोई पार्किंग की व्यवस्था है। अमूमन बाहर से आए हुए लोगों को इसकी बात की जानकारी कम होती है कि कहाँ पे पार्किंग व्यवस्था है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो काम है व्यवस्था को बनाए रखना, सुव्यवस्था करना, लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति अगर 8 साढ़े 8 बजे वो अपनी गाड़ी ढूंढ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि उसकी गाड़ी गई कहाँ। कई लोग परेशान और घबरा जाते हैं। पुलिस को इसका एक ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहिए, इस रस्सी में कहीं नो पार्किंग तो लिखा नहीं है, आप हाइट से ऊंची बांध दे रहे हो जहाँ पे तारों का जंजाल है, तो किसी को क्या समझ में आएगा भाई कि वो नो पार्किंग के लिए बनाई हुई एक तरीके से एक इंडिकेशन है। कहीं कुछ लिखा नहीं, आप साइन बोर्ड लगाइए, आपको नहीं लगता तो नो पार्किंग वाले टेप आते हैं उसको लगवाइए। आप इस तरीके से एक जुगाड़ू व्यवस्था के साथ आप चाह रहे हैं कि कुछ पूरे शहर की व्यवस्था को एक दिन में सही कर लिया जाए, तो बिल्कुल कहाँ से संभव है भाई? बिल्कुल देखिए अखंड, हम भी चाहते हैं कि महाकुंभ इतना बड़ा पर्व चल रहा है, 148 साल बाद आ रहा है, हाँ शहर में जाम न लगे, मेन रोड है, हाईवे से अयोध्या से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिर से कह रहा हूँ, इस रस्सी में रिफ्लेक्टर बांध के आप हर खंभों के पास नो पार्किंग का बोर्ड लगवा सकते हैं, आप रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ 5:30 बजे से दिन ढलना शुरू हो जाता है, किसी व्यक्ति को ये रस्सी नहीं दिखाई देगी कि यहाँ कोई रस्सी बांधी हुई है, नो पार्किंग का बोर्ड। अभी तक आपने 4 दिन हो गए रस्सी बांधे, अभी तक आपने कोई भी नो पार्किंग का 3 दिन से खबर चल रही है ज्ञानेंद्र, 3 दिन से खबर चल रही है रस्सी को लेकर के, नो पार्किंग को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, तो मुझे लग रहा है खबर चल रही है। उस एक हफ्ते के बाद भी आपके पास अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि आप एक नो पार्किंग, इतनी खबर के बाद तो कोई दूसरा भी होता, बहरा भी होता, तो वो भी जाग गया, कहीं ना कहीं समझ गया होता कि क्या करना है भाई। नो पार्किंग के लिए व्यवस्था करो, नो पार्किंग के लिए जो भी स्टेप्स लगा सकते हैं, जो भी दूसरे साधन है वो उपलब्ध कराइए, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और अतिक्रमण के नाम पर इस तरीके से किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं है। मैं इनको 2 से 3 जगह इनको जुड़वा सकता हूँ कि इनके पास काफी जगह अवेलेबल है, और सबसे बड़ी जगह अगर मैं इनको बता देता हूँ
तो आज ये यातायात प्रभारी भी सुन ले, सबसे बड़ी जगह इनके पास रामलीला ग्राउंड है, जहां पे अगर आप एक साथ 5,000 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो। वहां शहर के बीचों बीच में रामलीला ग्राउंड है, वहां आप एक साथ 5,000 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद तहसील का ग्राउंड है, जहाँ पे आप एक साथ 500 गाड़ियां खड़ी करा सकते हैं, वहां आप पार्किंग बनवा सकते हैं। ज्ञानेंद्र, एक काम करिए, कम से कम सुनिए, जो आप ये बता रहे हैं ये सुझाव उनको दीजिए एक बार। देखिए उस सुझाव पे कितना अमल कर पाते हो, कम से कम उसी के पास जाग जाए। नो पार्किंग के अगर आपके पास इंडिकेशंस नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है, तो आप कम से कम एक ये सुझाव उनको जरूर अपने आला अधिकारी, वहां के जो आला अधिकारी उनको दीजिए कि भैया इसी बहाने कम से कम इस तरह के काम कर लो। जरूर अधिकारियों से बात करिएगा और ये सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अभिषेक मैं सीओ सिटी को जोड़ने का प्रयास करूंगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल जोड़िए और उनसे भी इनको सुझाव जरूर ये दे दीजिएगा कम से कम। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ भदोही से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है आज की भदोही से? जी अखंड नमस्कार। जैसा कि भदोही की बड़ी खबर है, मैं आपको अखंड बताऊं तो भदोही में बड़ा मामला सुल पकड़ चुका है। जैसा कि भदोही में एक नगर पंचायत आता है घुसिया का। घुसिया में कुछ जो है कि सभासदों का जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो है कि चलना प्रारंभ हो गया है। घुसिया नगर पंचायत कार्यालय के सामने अभी IBC 24 दिखाएगा, वहां लगभग 10 से 12 पार्षद जो है कि विरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सीमा को दाग कर जो है कि नगर पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं, शासी अभियंता है, वो लोग कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष है वो भी उस मामले में संलिप्त है। तो दरअसल जो ये मामला अब चल कर के आ रहा है, इतनी बड़ी धांधली बताई जा रही है पार्षदों द्वारा, जो कि पार्षद एक नगर पंचायत का अभिन्न अंग होता है। अगर वह विरोध कर रहा है चुनाव जीत करके, निर्वाचित होकर के, तो बड़ा विषय है भदोही के लिए। जी अखंड। नहीं तो विरोध कर रहे हैं तो क्या उसको भ्रष्टाचार से संबंधित कोई उनके पास दस्तावेज है? किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? मतलब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी होता है कि कई लोग होते हैं। यह बात भी बताइए अभिषेक, बताइए। जी अखंड, जानकारी यह सामने आ रही है कि कुछ ऐसे कार्य कराए गए हैं जिनको लेकर के पार्षदों ने जो है कि विरोध किया कि इस कार्य का जो है कि जांच कराई जाए बतौर, लेकिन अभी तक उस पे ना जो है कि वहां के अधिकारी, शासी अभियंता ध्यान दे रहे हैं, ना वहां के चेयरमैन ध्यान दे रहे हैं। तो बात यह है कि जो पार्षद विरोध कर रहा है, पार्षद ही जो है कि अभिन्न होता। अगर एक दो पार्षद अगर विरोध करते तो माना जाता कि ठीक है, ऐसे विरोध होते रहते हैं। जहां से 10 से 12 पार्षद विरोध कर रहे हैं, तो ये बड़ा विषय है। जी अखंड। नहीं तो इस विरोध के बाद भी, पार्षदों के विरोध के बाद भी, क्या जो जांच को लेकर के कोई चीजें निकल करके सामने आई? जांच के कोई अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है, जिसमें कि लगातार 2 दिन से पार्षद जो है कि घेराव कर रहे हैं, कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का भी इन लोगों का जो है कि प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहा है। आज भी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो लोग धरना प्रदर्शन करने की बातचीत कही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति है और भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से, और दूसरी खबर ये कि भदोही में एक बुलेट रानी है। जी अखंड, एक भदोही में बुलेट रानी है। ये महारानी है। ये महारानी का 9 जनवरी से 14-15 जनवरी तक बुलेट से दौरा होगा, जिसमें 2000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसमें महाकुंभ का संदेश दिया जाएगा महारानी जी द्वारा। तो इसका भी खबर आज कल तक जो है कि IBC 24 दिखाएगा। बुलेट रानी के नाम से मशहूर है ये रानी। इनका जो है कि एक भदोही में ही सुंदरवन के नाम से कुटिया है, उस कुटिया में ये रहती है। अभी कुछ दिन पहले IBC 24 दिखाया था, वहां स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो सिंचाई मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, वहां आए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जा रही है भदोही के जो है कि महारानी जो है ये बुलेट रानी, इनके जो है कि कुटिया में लगभग 120 फीट ऊंचाई की शिवलिंग बनेगी। बिल्कुल अभिषेक, बुलेट रानी के नाम से जरूर मशहूर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से वो एक अभियान और 9 से 14 जनवरी तक लोगों को प्रचार प्रसार के रूप में वो करेंगी कि महाकुंभ चाहिए, और तमाम ऐसी बातें, इस बुलेट रानी जो कि वहां पे भदोही मशहूर है, उनका मेन जो मकसद होगा, वो मुख्य मकसद यही होगा कि लोगों को जागरूक किया जा सके महाकुंभ को लेकर के, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्षदों ने जो सवाल खड़े किए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ उनके पास कुछ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता होनी चाहिए, और ना सिर्फ चिंता उस पर व्यक्त करनी चाहिए बल्कि उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। हमारे साथ अपूर्व जुड़ चुके हैं अयोध्या से। कौन सी बड़ी खबर है अपूर्व आज की अयोध्या से?
देखिए अखंड, बड़ी खबर की बात करें तो आज कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर शुभ समाचार आने वाला है। पहली खबर तो यही है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात होगी और खुशखबरी है मिल्कीपुर वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से 9 विधानसभा का उपचुनाव हो चुका और या अटकलों में अटका रहा, तो इसका भी जो रास्ता है वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी 2 बजे के बाद चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता के दौरान कहीं ना कहीं तिथियों की जानकारी दी जा सकती है, ऐसी सूचना लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ ये बताई जा रहा था कि मिल्कीपुर चुनाव की भी घोषणा की जा सकती है और इस पर बहुत जल्दी पर्दा हट जाएगा, क्योंकि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वैसे तिथियों का ऐलान होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है, जहां पर बहुत बहुप्रतीक्षित कहें कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सीट को लेकर के, इसके सीट पे चुनाव को ऐलान को लेकर के, आज वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मिल्कीपुर जो सीट है वो प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बन चुकी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के सीएम है, उस पर उनकी पहली नजर है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी, उसके बाद से साख का सवाल है। अपूर्ण एक सवाल यह है कि साख का सवाल तो बीजेपी के लिए है ही और सीएम योगी के लिए भी है। मिल्कीपुर में दांव किस पर लगाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी भी क्या पीडीए का ही नारा बुलंद कर सकती है वहां पर? देखिए जो है अखंड, लगातार देखिए पहले से ही आरक्षित सीट रही है जो है मिल्कीपुर विधानसभा, शुरुआत से ही। तो कहीं ना कहीं लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार है या यहाँ के जो सपा सांसद की बात की जाए तो वो लगातार पीटीए को लेकर चल रहे हैं और संविधान को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा है वो कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो जितनी ही देरी चुनाव को लेकर हो रही है, कहीं ना कहीं सफलता उतना ही भाजपा के हाथों में दिखाई देता मिल रहा है। बिल्कुल अपूर्ण सही कह रहे हैं कि देरी में सफलता जो है कहीं ना कहीं हाथ आ रही है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जो सांसद है मौजूदा अयोध्या से, अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को उसने टिकट दिया हुआ है वहां पर और वही उस जगह से चुनाव मैदान में है। एक फैक्टर निकल के आ रहा है कि लोगों को, जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की अगर बात ना की जाए बल्कि वहां के लोगों को कि एक परिवार में ही क्यों टिकट दिया गया, क्या इस तरीके के विरोध की खबरें हैं ऐसा, या फिर एक स्ट्रेटेजी के रूप में इस चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए अखंड जो है कहीं ना कहीं देखिए ये तो नियमता बात रही है, कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो झलक है वो मिल्कीपुर वासियों को दिख रहा है और इसको कहीं ना कहीं विरोध सामने खुलकर तो नहीं है लेकिन पीठ पीछे सभी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आम बात यह है कि अगर मिल्कीपुर जो है अयोध्या सपा सांसद की बात की जाए तो वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे इतनी सभाएं कर ले लेकिन जीतेगी समाजवादी पार्टी। अब ये अवधेश प्रसाद का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो जीत गए वहां से, तो शायद उन्हें लगता है कि बहुत राह आसान नहीं होगी बीजेपी कैंडिडेट के लिए। लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा जो निकल करके सामने है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान राह नहीं होगी, क्योंकि परिवारवाद है और बीजेपी इस पर हमलावर रहती ही रहती है। और अगर बीजेपी ने एक सोचे समझे और एक अच्छे कैंडिडेट को कहीं मैदान में उतारा तो बीजेपी के जो प्रत्याशी और समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी के बीच में एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी। बताइए अखंड, दूसरी खबर बड़ी बात यह है कि कल राम मंदिर में एक महाराष्ट्र का युवक दर्शन करने आया था। लगभग 3 बजे की बात मैं करूं तो वो चश्मा वाला लेंस आता है कैमरे वाला, वो लगाकर सीधे अंदर प्रवेश कर गया था, रामलला के गर्भगृह तरफ प्रवेश कर गया था। हालांकि वहां के वाचक की नजर पड़ी तो उसको तुरंत सुरक्षा घेरे में लिया गया, पूछताछ की गई। हालांकि वहां के जो सीओ है सुरक्षा के, उनसे लगातार मेरी बातें कल से होती है लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध गतिविधियां उसकी नहीं दिखाई पड़ी, कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखाई दिए। लेकिन अभी भी लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से चश्मे वाला कैमरा लेकर राम मंदिर के अंदर घुसना, तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार पूछताछ, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं लेकिन अभी तक कोई तथ्य निकल कर नहीं आया। ये सबसे बड़ी खबर है।
अपूर्व, ये खबर बहुत बड़ी है और एक सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक है। अगर आप एक तरीके से एक चश्मे में आप कैमरे के साथ जा रहे हो तो कहीं न कहीं तो इसे जासूसी के साथ-साथ आप रेकी भी तो मानी जाएगी इसकी। क्योंकि आप अगर लेकर के जा रहे हो, भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता है किसी जासूसी उपकरण की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। और अगर एक सुरक्षा एजेंसियों की क्या ये चूक नहीं है कि इतनी बड़ी एक व्यक्ति अपने चश्मे में कैमरा लगा के जाता है, क्योंकि एक रेकी की संभावना बढ़ जाती है। और जिस तरीके से थ्रेट मिल रहा है राम मंदिर को लेकर के, एक बहुत बड़े थ्रेट की बातें निकल करके सामने आती, कई बार सामने आई हैं। और महाकुंभ होने वाला, और ये भी माना जा रहा है कि कई लाखों की जो तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन इस तरीके से कोई एक युवक चश्मे में जिस तरीके से एक खुफिया कैमरा लेके चल रहा है, अगर गलत कहें तो सही यही है, तो जांच पड़ताल तो करना स्वाभाविक है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या एक बड़ी चूक नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरीके से युवक वहां पे आसानी से पहुंच जाता है? बिल्कुल अखंड, मैं बता दूं कि बताइए, राम मंदिर अगर प्रवेश द्वार की बात की जाए और राम मंदिर परिसर तक लगभग मुझे लगता है कि 250 से 300 मीटर की दूरी है, और हर जगह कम से कम 3 से 4 जगह चेक पॉइंट है। तो 3 से 4 जगह चेक पॉइंट, और गर्भगृह में पहुंचने के बाद जब लेंस से चमक गुजरती है तो जो वाचक है वहां के जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार देखते हैं, तब उसको वहां से हिरासत में लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सुरक्षा में चूक है, जहां पर हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। लगातार चाक चौबंद व्यवस्था रखी जा रही है, और एटीएस और जो है की निगरानी में राम मंदिर की सुरक्षा दी गई है। और लगातार ऐसी गतिविधियों को देखते हुए एक अनजान व्यक्ति, महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति और चश्मे में कैमरा लगाकर राम मंदिर परिसर तक अंदर गुजरा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, सुरक्षा में चूक है। हालांकि लगातार कैसे वो घुस गया ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वहां पे आपको बता दूं कि अयोध्या के कोई भी संभ्रांत व्यक्ति हो या कोई भी हो, मोबाइल ले जाना वर्जित है। अब वहां पे कैमरा नहीं ले जाते, लेकिन अब वो कैसे घुस गया ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लगातार जांच एजेंसियां जांच करें, उसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक जो खंगाला गया है नहीं निकला है, लेकिन लगातार जांच चालू है। लेकिन आगे की क्या अपडेट रहती है वो मैं बताता रहूंगा आपको। बिल्कुल अपूर्व, बहुत बड़ा विषय है और चूक भी है, क्योंकि जांच एजेंसियों को इस बात पे भी केस की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार उस युवक का मकसद क्या था। जरूरी नहीं है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास हो, क्योंकि इस तरीके के मामले में ऐसे लोगों की खोजबीन या ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो। अगर वो वहां से निकल जाता और अगर इस सुरक्षा एजेंसी या कर्मचारी कोई भी जो सुरक्षा में तैनात वहां पे जवान थे उनकी नजर नहीं पड़ती, तो शायद एक बहुत बड़ा डेटा बाहर निकल सकता था। ये तो भला हो उस वाचक का और वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे कि जिसने थोड़ी सी वहां पर उनकी वजह से वो युवक पकड़ा गया, और उनके खिलाफ अब जांच पड़ताल जरूर हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि भारी चूक है। आप खुद कुछ कहना चाहते, बताइए। हाँ, मैं कह रहा था कर्ण की जो है जिस तरह से देखिए, मैंने जो सुरक्षा के जवान है या कहे सीओ सुरक्षा की बात कहे तो मैंने उनसे ही बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये यह एक श्रद्धालु था, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केवल ये रामलला के सामने वीडियो बनाने के मकसद से ये घुसा था कि कोई जान ना पाए और मेरा वीडियो बन जाए। ऐसे ही तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि क्या सही बात है ये अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन लगातार जो पूछताछ तो जारी है। लेकिन सीओ से अभी तक जो भी मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वह एक श्रद्धालु के मकसद से आया था, बस रामलला का वीडियो बनाना चाहता था, उसका यही मकसद था। लेकिन लगातार जांच की जा रही है, तब तक उससे पूछताछ चलती है, जब तक कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल जांच की जानी चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसका मकसद वीडियो बनाना था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में एक व्यक्ति निकल जाता है, मान लीजिए उसका आपराधिक इतिहास नहीं, वो अपराधी नहीं है, इस मकसद से कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर अगर जाता और उसका कुछ मकसद अलग होता तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और एक बहुत बड़ा, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि राम मंदिर को लेकर के लगातार थ्रेट मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है और इसकी जांच जरूर की जानी चाहिए और उसके पीछे का मकसद जरूर तलाशना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।